Hello, myself Dr. Hina Thakur, and I welcome you to Textbook Super Coaching app. आपका स्वागत है इस सेशन में। मेरा नाम है डॉक्टर हिना जावर एंड जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, दिस टॉपिक और द टाइटल ऑफ द सेशन विल बी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सो हमने कंप्लीट कर लिया अपने इंडियन वेस्टर्न फिलोसफी, थिंकर्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। वी आर ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ द यूनिट नंबर 1 एजुकेशनल स्टडीज के हम सेकंड पार्ट पे है, दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन यानी समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र हमारी शिक्षा से कैसे जुड़ा हुआ है, सोशियोलॉजी एजुकेशन से कैसे इंटरलिंक्ड है, आज हम वो जानने वाले हैं। तो एजेंडा क्या रहेगा इस सेशन का, जहां पे हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से डिफरेंट अप्रोचेस यूज की जाती है फॉर द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। बट सोशियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, सोशियोलॉजी होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोशियोलॉजी? टेल मी। सोचिए, लिखिए अपनी नोट्स में, या थिंक फॉर अ मोमेंट कि सोशियोलॉजी होता क्या मैं ये कह सकती हूँ कि सोशियोलॉजी वर्ड जो है वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है ना? एंड सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी इज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी समाज जो है वो एक इंसान से नहीं बनता, वो ग्रुप ऑफ पीपल से बनता है। ग्रुप ऑफ पीपल जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एम आई राइट? और ये ग्रुप ऑफ पीपल क्या कहलाता है? ये ग्रुप ऑफ पीपल आपकी लाइफ में एजेंट्स का काम करते हैं। वेदर वो फैमिली का है, फैमिली में ग्रुप ऑफ पीपल है, या फिर कह लीजिए आपके दोस्त यार ग्रुप, पीयर ग्रुप, और यू कैन से योर स्कूल। ये जो तीन प्रोमिनेंट सोशल एजेंट्स हैं। सो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ये बताता है कि किस तरह से एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि समाज की जरूरतें क्या है, क्या नीड्स एंड डिमांड्स है। तो एजुकेशन अपने आप को नीड्स के अकॉर्डिंग केटर करेगा। वही सोशियोलॉजी क्या कहता है कि हमें अपने घर में सबके साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए, ये सब हमें कौन बताता है? एजुकेशन। सो इसलिए सेम फिलोसफी एंड एजुकेशन की तरह सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन भी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड और एक दूसरे की जरूरत, नीड्स को पूरा करते हैं। सो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। देखिए, एजुकेशन से क्या सीखते हो आप? एजुकेशन आपको बताता है सही क्या है, गलत क्या है। सही क्या है, गलत क्या है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हिच यू एक्चुअली यूज विद द ग्रुप ऑफ पीपल। एंड ये ग्रुप ऑफ पीपल विल टेल द एजुकेशन व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज आवर नीड। यानी आज जो छोटा सा बेबी पैदा हो रहा है, इन्फेंट, उसको कैसे एक एक्टिव और डायनामिक सिटीजन बनाया जाए। सो द मोटिव इज टू help this infant grow into a dynamic citizen. Fine. So this is what sociology of education talks about. So start करते हैं डिफरेंट अप्रोचेस जो कि हम यूज करते हैं फॉर दी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। जो अप्रोचेस हम यूज करते हैं किस दृष्टिकोण से हम सोशियोलॉजी को एजुकेशन से रिलेट कर रहे हैं। तो पहला है फंक्शनलिज्म, जिसको आप बोलते हैं प्रकार्यवाद, जिसके जो प्रोमिनेंट, जो मेन प्रोपोनेंट्स है वो है इमाय, दुर्कीम एंड टैनकॉट पार्सन। सो फंक्शनलिज्म क्या कहता है? फंक्शन यानी कि ये समाज, ये सोसाइटी आपस में मिलकर कैसे काम करती है। सो फंक्शनलिज्म कहता है कि एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में, एक सिस्टमैटिक मैनर में ये पूरा समाज काम कैसे करता है। दैट इज व्हाट फंक्शनलिज्म टॉक्स अबाउट। सो फंक्शनलिज्म का मेन काम क्या है? टू सी हाउ दिस कंप्लीट नेशन or complete society is working together. Fine. Now I'll explain you ये होता क्या है. We will be studying in detail about it. Great. So functionalism basically हमें क्या बताता है कि पूरी सोसाइटी इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर सारे एक साथ काम कैसे करते हैं।
जिसकी वजह से इस सोसाइटी में इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। दैट इज वॉट इज नोन एज योर फंक्शनलिज्म। एक स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रहती है, समाज में कोई भी ऊंच नीच नहीं होती, कोई भी अप एंड डाउन नहीं होती, इट्स अ स्टेबिलिटी, इट्स इक्विलिब्रियम विच इज मेंटेन्ड। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम इतने लार्ज स्केल पर आप कैसे मेंटेन करते हो, दैट इज व्हाट इज नोन एज योर फंक्शनलिज्म। यानी एक प्लान बनाना, एक सिस्टमैटिक वे में काम करना। So working in a systematic way so that you are handling the complete society from a larger point of view. Clear? उसे बोलते हैं फंक्शनलिज्म। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप अपनी बात करें स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म में, अगर हम देखें तो आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आप देखते हैं कि प्रिंसिपल का रूम अलग है, क्लासरूम आपका अलग है, टीचर्स का स्टाफ रूम अलग है, टाइम टेबल बना हुआ है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पीरियड नंबर 1 में ये टीचर है, पीरियड नंबर 2 क्लास 2 में ये वाला टीचर है। तो आपके पास पूरा टाइम टेबल है ताकि कोई भी क्योस ना, हर एक चीज सिस्टमैटिक मैनर में मूव करे। तो आपको ये पता है मंडे को ये सब्जेक्ट है, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक का आपका पूरा टाइम टेबल बना। सो दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ फंक्शनलिज्म, अगर मैं सिर्फ स्कूल की बात करती हूँ तो। क्लियर? वहीं अगर मैं फंक्शनलिज्म की बात इस पूरी सोसाइटी में करूँ तो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा लीगल सिस्टम, इकोनॉमी, रिलीजन, ये सब चीजें एक सिस्टमैटिक वे में चलती है। ठीक है, मार्केट में डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आपको सप्लाई देना है। सो दिस इज हाउ अ कंप्लीट थिंग्स वर्क, जिसको आप बोलते हैं विद इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स। तो कैसे छोटे छोटे इंटर डिपेंडेंट, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम सब एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सबको अपने अपने हिस्से का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मान। सो अगर आप एक भी सिस्टम को चेंज करेंगे, आपका बाकी सारा कुछ चेंज हो जाएगा। क्लियर? नाउ फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर पीरियड नंबर 1 मैथ्स का, मैथ्स की टीचर नहीं आई, ठीक है, तो आपको उसके लिए सब्स्टिट्यूशन अरेंज करना है। नहीं तो क्या होगा, पीरियड नंबर 1 में स्कूल में डिसिप्लिन होगा जो कि आपके बाकी सिस्टम्स को भी हिला देगा। क्लियर? उसी तरह से मान लीजिए आपका कोई टीचर रिजाइन करके चला गया, अगेन आपको वहां पे कुछ करना है, अदरवाइज आपके पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। सिमिलरली अगर आप सोसाइटी में लीजिए, अगर हमारे यहाँ पे कोई राइट्स होते हैं, कोई भी झगड़े होते हैं, जैसे अभी आपने देखा था पीछे फार्मर्स ने जब स्ट्राइक करी थी, तो पुलिस सिस्टम भी हिला था, बिकॉज पुलिस को वहां रहना था ताकि राइट्स को कंट्रोल कर पाए। जुडिशियल सिस्टम हिला था क्योंकि वो वहां पे आपसे लॉ की चेंज के लिए मांग रहे थे। डिमांड क्या थी कि ये सारे जितने भी लॉज है फार्मर्स के वो चेंज किए जाए। तो अगर एक सिस्टम भी हिलेगा, सारे सिस्टम्स आपस में जाएंगे। कोविड अगेन बेस्ट एग्जाम्पल, कोविड आता है, पूरी मार्केट चेंज हो जाती है, हेल्थ केयर सिस्टम डिस्टर्ब होता है, पुलिस डिस्टर्ब होती है, हम लोगों की नॉर्मल रूटीन डिफरेंट हो जाती है। सो फंक्शनलिज्म से सोसाइटी में अगर स्टेबिलिटी मेंटेन करना है तो हर एक यूनिट को दूसरे के साथ मिलकर काम करना है इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे। अदरवाइज एक चीज छिड़ेगी तो सब चीजें छिड़ जाएगी, एक चीज खराब होगी, वन एलिमेंट इज डिस्टर्ब, complete system will be disturbed. This is what is known as structural functionalism given by Emile Durkheim and Talcott Parsons. Fine. Next is conflict theory. Marxism आप पढ़ चुके हैं. That is what is conflict theory all about. तो conflict theory का सिंपल सा अर्थ है, स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म ने कहा स्टेबिलिटी, conflict theory कहता है instability, डिसइक्विलिब्रियम। यानी अब समाज में, सोसाइटी में प्रॉब्लम आ चुकी है, इम्बैलेंस हो चुका है। अब वो चाहे आपकी इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस रही हो या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस रही, सो बिकॉज ऑफ एनीथिंग एक आपका डिसइक्विलिब्रियम, इनइक्वालिटी, इंस्टेबिलिटी आ चुका है। नाउ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स किसके बीच में हो सकते हैं, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या विद इन इंडिविजुअल, एंड एक्सटर्नल मीन्स जहां पे डिफरेंट एशियंस भी आपके साथ इन्वॉल्व है। क्लियर? सो यहाँ पे होता क्या है, एक ग्रुप डोमिनेट करता है और दूसरा ग्रुप जो कम पावरफुल होता है, लेस पावरफुल, वो डोमिनेंसी को टॉलरेट करता है, विच इज कॉल्ड एज योर सबऑर्डिनेट ग्रुप।
क्लियर? तो क्या होता है, जिसके पास ज्यादा पावर होती है वो दूसरी पार्टी को दबाने की कोशिश करता है। जैसे इकोनॉमिक में अगर आप देखिए तो लेबर क्लास को कैपिटलिस्ट क्लास डोमिनेट करती है। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं वो बॉर्डॉय और कार्ल मार्क्स हैं, जिन्होंने ये बताया है कि एक ही समाज में जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बढ़ जाता है, समाज बढ़ जाता है, आपस में लोगों के झगड़े चालू हो जाते हैं, चाहे वो इनइक्वालिटी की वजह से हो, चाहे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज की वजह से हो, या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, जिसकी वजह से देयर इज कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी व्हिच नीड्स टू बी रिजॉल्व, अदरवाइज समाज में टुकड़े हो जाएंगे, इट विल डिवाइड इनटू पीसेस। अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर हम देखें तो पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है जो अच्छे के लिए होते हैं, ठीक है? और नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है जो बुरी चीजों के लिए होते हैं, विच इज नॉट गुड, विच इज बैड, ठीक है? अगर हम बात करें वहीं पर लेटेंट एंड मैनिफेस्ट, तो लेटेंट एंड मैनिफेस्ट क्या होता है, एनीबॉडी? नॉट सॉरी, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि लेटेंट का मीनिंग होता है पार्टिसिपेंट्स को नहीं मालूम होता कि ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट चल भी रहा है। तो लेटेंट मीन्स जहां पर पार्टिसिपेंट्स अवेयर ही नहीं होते, दे आर नॉट अवेयर। सो लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट मीन्स वेयर द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट अवेयर। वही मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में आपको अवेयरनेस है, विच कैन बी ऑब्जर्व, आप उसको नोटिस कर सकते हैं। क्लियर? ग्रेजुअल एंड वायलेंट का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल, आप सॉरी वायलेंट, आप सबको मालूम ही है कि वायलेंट कन्फ्लिक्ट्स कौन से होते हैं। वायलेंट कन्फ्लिक्ट्स जहां पे आप खून खराबा कर रहे हैं। So violent conflicts means where there is, people are, blood, जहाँ पे blood आ जाता है, खून खराबा हो रहा है, ठीक है? वहीं पर अगर आप ग्रेजुअल पूछो तो स्लोली एंड स्टेडली जो कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है, सो जहां पे आप फिजिकल फोर्स यूज करते हो वो आपका वायलेंट रहता है। फाइन। एंड व्हाट इज ग्रेजुअल कॉन्फ्लिक्ट? ग्रेजुअल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स स्लोली एंड स्टेडली, जिसके बारे में आपको मालूम पड़ता रहता है। इट्स अ ग्रेजुअल मूवमेंट, स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लार्ज स्केल पर जा रहा है, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सो ग्रेजुअल मीन्स स्लोली एंड स्टेडली इट इज ग्रोइंग अप इनटू अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट। फाइन। So conflict theory is nothing just the opposite of structuralism, जहां पे हर एक यूनिट इक्वली और सिस्टमैटिकली काम नहीं कर रहा। समाज में, सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ चुका है, डिसइक्विलिब्रियम आ चुका है, डोमिनेट सबऑर्डिनेट को सप्रेस कर रहा है। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स के कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। नेचुरली बिगेस्ट रीजन होते हैं मटीरियलिस्टिक इश्यूज, पावर, लग्जरी, पैसा, ठीक है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। ये कई तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छे के लिए, बुरे के लिए नेगेटिव। ग्रेजुअल, धीरे धीरे जो लार्जर स्केल पे जाता है। वायलेंट, जहाँ पे फिजिकल फोर्स आ जाता है। लेटेंट, जिसके बारे में आप अवेयर नहीं होते, मतलब आपको नहीं मालूम कि ऐसा कोई झगड़ा भी चल रहा है। एंड मैनिफेस्ट, जिसको आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। Now coming to the third one, which is symbolic interactionism. Symbolic interactionism is the third one. जस्ट फॉर अ मोमेंट इसके नेम को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। सोचिए, व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म? देखिए, यहाँ पे आप सिंबल्स का यूज कर रहे हैं, साइंस का यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंटरैक्शनिज्म। नाम को ब्रेक कर दो, सिंबल इशारे, इंटरैक्शन संकेत, ठीक है, इंटरैक्शनिज्म आपस में बातचीत के लिए। तो अगर आप किसी इंडिविजुअल को देखते हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी चेन्स पहनी होती है, कैप्स पहनी होती है, एंड दे आर लाइक ओह हाय डूड हाउ आर यू, सो आपको क्या लगता है, यार ये बड़ा फंकी टाइप का इंसान। वहीं अगर आपकी क्लास में कोई एक बच्चा है जिसने इतने बड़े बड़े स्पेक्स लगाए हुए, बुक्स पकड़ी हुई और वो बुक्स को पढ़ रहा है, आप बोलोगे यार ये तो बड़ा स्टूडियस किस्म का इंसान है, ये बुक वॉर्म लग रहा है मुझे। वहीं इफ यू विल सी अ गर्ल इन द वेस्टर्न क्लोथ यू विल से शी इज मोर फैशनेबल। वहीं अगर एक लड़की अगर आपको इंडियन क्लोथ्स में होती है, इंडियन ड्रेसिंग सेंस होता है, तो आपको लगता है शी इज वेरी इंडियन इन पर्सनैलिटी, काफी स्वीट है, यू विल जनरली यूज दिस वर्ड स्वीट, शी इज वेरी स्वीट।
वही बॉयज के लिए टॉम बॉयज लुक रहता है ना। आप उसको जो लड़की टॉम बॉयज बन के रहती है वो से शी इज वेरी फंकी काइंड ऑफ, ठीक है। ऐसे हम बॉयज के लिए लेते हैं, बॉयज अगर डोप शोप और वो कैप पहन लेंगे और गले में चेन्स पहन लेंगे तो आप बोलोगे ये रैपर, हनी सिंह की तरह ये रैपर लग रहे हैं ना, तो बॉयज के लिए कूल लुक आती है। वहीं अगर बॉयज नॉर्मल क्लास में बैठा है बड़ा शांत है, विल से कि ये ज्यादा ना, ही इज नॉट दैट मच एक्सट्रोवर्ट, वो इंट्रोवर्ट है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स आप कैसे डालते हैं? आपने उन लोगों से बात नहीं करी, आप जस्ट उनकी बाय पर्सनालिटी जजमेंट दे रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, जस्ट बाय लुकिंग एट देयर आउटर पर्सनालिटी। सो आप किसी को बारे में कोई कुछ कह रहे हैं, आप कुछ इंटरप्रेट कर रहे हैं जस्ट बाय कंस्ट्रक्टिंग द मीनिंग इन द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। उनसे बात करके, उनको देखकर आप कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म टॉक्स अबाउट। तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म क्या कहता है? सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म कहता है कि आप यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजों को देख के ज्यादा जल्दी मीनिंग्स कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, जहां पर आप कम्युनिकेशन के थोड़े से स्मॉल कम्युनिकेशन से ये जानने की कोशिश करते हो कि इससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं। अब एक पेड़ है, किसी को तो लगेगा कि मैं उस पेड़ के नीचे बैठ के छाया ले सकता हूँ, तो वो पेड़ को सिंबल क्या यूज कर रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ शेड। वही एक इंसान है जिसको ये लग रहा है पेड़ के ऊपर कहीं हो सकता है स्पाइडर तो नहीं है जो मेरे को काट लेगा, स्नेक तो नहीं होगा, कोई बर्ड मेरे ऊपर शिट तो नहीं कर देगा। सो what way you are establishing a meaning from certain symbols, that is called symbolic interactionism। क्लियर? तो आसान शब्दों में कहें तो हम ह्यूमन इंटरैक्शंस में मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं थ्रू द वर्ड्स और थ्रू द ऑब्जेक्ट्स दे आर यूजिंग। तो आप किसी इंटरैक्शन का मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं विद द यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और वर्ड्स जो उस समय यूज कर रहे हैं। क्लियर? कि किस तरह से कोई इंसान किसी चीज को रिस्पॉन्ड करता है, उसको उसकी तरफ रिएक्ट करता है, उससे कोई जजमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। फाइन। जैसे हमने देखा है अगर हम हार्ट का साइन बनाते हैं तो हमें लगता है ये लव की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कहीं पर व्हाइट कलर का क्लोथ देखते हैं तो हमें लगता है पीस से रिलेटेड है या किसी की फैमिली में कोई डेथ तो नहीं हो। उसी तरह कुछ लोग ब्लैक कलर को पार्टी कलर मानते हैं और कुछ लोगों के लिए ब्लैक इज द मॉर्न, मतलब किसी की डेथ के टाइम पे वो ब्लैक कलर पहनते हैं। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सिंपल भाषा में सिंपल एग्जाम्पल है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का। Clear? So this is how you try to come up to certain meanings of the interaction with the use of objects or symbols around them. तो आपके आपस में रेगुलर बेसिस पे भी कुछ चीजें आप ऐसे करके एक फोटो खिंचवाते हो, दैट मीन्स some victory is there, you know, you're trying to show कि हमने कुछ अच्छा किया है। So this is how we generally try to use symbolic interactionism in our day to day life. So basically यहाँ जो फोकस रहता है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन से पे रहता है, जहां पर आप ऑब्जेक्ट्स एंड सिंबल्स का यूज करते हो इन द वर्ल्ड अराउंड देम। तो आपका जो फोकस रहता है वो जहां पर जो रहता है ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा रहता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, of the things, of the symbols during that interaction. Clear? And the one who has given the proponents of your symbolic interactionism are Cooley and Mead. Cooley and Mead are the ones who have given this particular approach. So with this, we wind up with all the three approaches of sociology. So let me revise quickly. We have three approaches. First is functionalism, जिसको आप structuralism, functionalism भी कहते हो. That means सोसाइटी कैसे फंक्शन करता है, सोसाइटी का फंक्शन इन अ सिस्टमैटिक एंड इंटररिलेटेड मैनर। फाइन। वही दूसरा आता है आपका कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स इनइक्वालिटी, instability, okay,
and because of economic, because of political, because of power issues. ठीक है. And the third one is symbolic. Symbolic means based on observation. और observation भी किसका? Observation किसका? Of the objects, of the symbols that are used during the interaction. Fine. So these are the three approaches of sociology of education. I hope these are now clear. And इसमें से क्वेश्चन आता है एंड दिस आर सो सिंपल. कितना इजी और कितना सिंपल है. एंड यस यू डू गेट अ क्वेश्चन. तो आपको इनके प्रोपोनेंट्स के नेम भी याद होने चाहिए. फंक्शनलिज्म के हैं आपकी माया दुर्किन. देन यू हैव टैलकॉट पार्सन. For conflict, the famous name is Karl Marx, Baudelaire, and for the symbolic, you have Poulet and Mead. Now, moving towards the different social institutions, जिनको आप different social agents के नाम से भी जानते हैं. तो social institutions क्या होता है? सोसाइटी के कुछ कॉम्प्लेक्स एंड इंटीग्रेटेड सेट्स. आपने फंक्शनलिज्म में पढ़ा कि सोसाइटी वर्क्स एज इंटीग्रेटेड पार्ट्स. यानी एक पार्ट दूसरे से जुड़ा है. फैमिली, स्कूल, लीगल, हेल्थ केयर, मेडिकल सब जुड़े हैं. तो ये सब सेपरेटली पार्ट्स क्या है? दीज आर सोशल इंस्टीट्यूशंस. So the separate parts or the sets of the society or the agents of the society are known as your social institutions. जिनका काम क्या है? For the preservation and conservation of your values, of your culture. So preservation, conservation and transmission of your cultural values, of your societal values. तो अगर हम देखें तो सोशल इंस्टीट्यूशंस की वजह से ही समाज में, सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन है, स्टेबिलिटी मेंटेन है. एंड वी हैव प्राइमरी 5 बेसिक एरियाज. फर्स्ट वन इज इन डिटरमाइनिंग किनशिप, जिसका काम करती है हमारी फैमिली. सो द वेरी फर्स्ट वन इज योर फैमिली. फैमिली जहां पे हमारे पेरेंट्स होते हैं, फैमिली जहां पे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, फैमिली वेयर वी हैव अवर नेक्स्ट जनरेशन कमिंग अप. सो द वेरी फर्स्ट इज योर फैमिली, जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी इनिशियल अपब्रिंगिंग के लिए, आपकी इनिशियल ग्रोथ के लिए, आपकी इनिशियल डेवलपमेंट के लिए. So the very first one was your family. Now, I want you to write down, just write in your notes whether family will come under your formal, informal, or non-formal agent. Tell me, think about it. Just write down in your notes whether family will be the part of formal, non-formal, or informal. Definitely, correct. I think you must have given the correct answer in your notes also. So family is the one which is informal. जहां आप कभी भी कुछ भी किसी भी समय सीखते हैं. सो बर्थ से आपकी जो फर्स्ट और प्राइमरी सोशल एजेंट जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट इज योर फैमिली. वेदर इट इज रिलेटेड टू योर ग्रोथ, डेवलपमेंट, इवन योर न्यूट्रिशन, वो भी आपकी फैमिली टेक केयर करती है. सो देयर आर डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स. और फैमिली के अंदर आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी आता है, फैमिली के अंदर आपका रिलीजियस बैकग्राउंड भी आता है, फैमिली के अंदर आपका सोशल स्टेटस भी आता है. एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली विच इज डेफिनेटली गोइंग टू इन्फ्लुएंस यू. सेकेंड इज गवर्नमेंट. आपके नेशन में, आपकी स्टेट में, आपके एरिया में अगर प्रॉपर इक्वालिटी है, स्टेबिलिटी है, द क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट. That means government is responsible for deciding the code of conduct of you people. Government is responsible for maintaining peace, for maintaining stability, for ensuring positivity in the complete nation. तो गवर्नमेंट क्या करती है? ऐसी पॉलिसीज डिजाइन करती है जिसके तहत लोग अपने अधिकारों का यूज भी कर सकते हैं और अपने अधिकारों को जान भी सकते हैं. So yes, for ensuring stability and peace in the nation, state, district areas, it is important for the government to frame the policies. Third is economy, yani wealth, money.
पैसा कमाने के बिना, देखिए अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे, इफ यू आर नॉट अर्निंग अ लाइवलीहुड फॉर योरसेल्फ, आप अपने आप को सस्टेन नहीं कर। सो ये पूरा पैसा मार्केट में कैसे घूमता है, दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। रोज सुबह पढ़ते हैं निफ्टी का शेयर मार्केट में ये है वो है, ये शेयर मार्केट पूरा ऑपरेट कैसे करता है, किस तरह से डॉलर्स और रुपीस का आपस में ट्रांजैक्शन चलता है। सो नेशन का जो ग्रॉस जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू रहता है, जीडीपी, वो कैसे, ये सब कैसे कैलकुलेट होता है, इट्स ऑल द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। मार्केट में क्या नीड है, क्या डिमांड है, कितना सप्लाई है, उसको कैसे पूरा करना है, पार्ट ऑफ इकोनॉमी। अभी कोविड आया, मार्केट में अचानक से हेल्थ केयर सिस्टम क्रैश होने लग गया, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, वहां पे आप लोगों को बेड्स की जरूरत थी, वेंटिलेटर्स बहुत चाहिए थे। ये सब चीजें टेक केयर कहाँ से होती है, इनके लिए पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है, इकोनॉमी। देन द फोर्थ वन इज एजुकेशन सिस्टम, जिसका हम सब हिस्सा है। आप कहते हो हमारी आने वाली जनरेशन को ये सब पता होना चाहिए, पता कैसे होगा, एजुकेशन से। एक इंफेंट को एक अच्छा सिटीजन कैसे बनाया जाएगा, थ्रू एजुकेशन, शिक्षा। पीढ़ी दर पीढ़ी नॉलेज कैसे पहुंचाई जाएगी, थ्रू एजुकेशन। सो ट्रांसमिटिंग नॉलेज, कल्चर, वैल्यूज, concept, principle, theories, practical use of these theories is through education. And the last one is your religion, which is responsible for your value development, your character development, for helping you understand the goal and meaning of your life. तो रिलीजन का काम क्या है, आपको ये समझाना कि आपका बर्थ क्यों हुआ है, व्हाई, अब क्यों पैदा हुए हो, व्हाट इज द अल्टीमेट अटमोस्ट एम ऑफ योर लाइफ, and it helps you in self realization and your purity. तो ये काम हमारा किसका है, हमारे धर्म का, रिलीजन का। So which tells you basic moral code of conduct as well. So to summarize, we have total 5 major institutions. So you have total 5 major social institutions. First is family, which is the first one. Then you have education system. Then you have government. Then you have economy. And the last one is your religion. Simple and easy, very small and simple session it was. So thank you for joining. God bless you. Keep smiling. Take care. And if you still have any doubt, you can post it in your doubt section on your app. You can even ask me on the Telegram, and even you can ask it during the live class, whether free or the paid live class. Till next time, take care of yourself. God bless you. See you soon. Keep learning.